फ्लोएम में अगला पॉइंट नोट करिए, सीव ट्यूब्स are tubular cells with perforated walls. Sieve tubes are tubular cells Sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Next लिखेंगे phloem is unlike xylem in that phloem is unlike xylem Phloem is unlike xylem in that materials can move in both directions. Unlike xylem in that materials can move in both directions in it. Phloem is unlike xylem in that materials can move in both directions in it. Next point लिखें, phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Full stop. Except for phloem fibers, phloem cells are living cells. Except for phloem fibers, phloem cells are living cells. Phloem fibers, phloem cells are living cells. Except for phloem fibers, phloem cells are living cells. ठीक है, अब ये देखिएगा कि हमने ये देखा था कि जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम इस तरीके से होता है कि फ्लोएम जो है वो लीव्स में फूड बनता है, ठीक है, लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें फूड प्रिपेयर होता है। फूड प्रिपेयर होने के बाद में फिर वो फ्लोएम जो होती है, फ्लोएम भी एक तरीके की वेसल्स होती हैं, तो वो फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, वो पूरे प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं सब में फूड को भेजता है, इधर उधर ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर होता है 4 तरीके के एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो अब आप ये देखिएगा, सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। सीव ट्यूब्स भी फ्लोएम के अंदर ही होते हैं। तो ये जो है ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। ट्यूबुलर सेल्स का मतलब ये है कि ये जो सेल्स हैं ये ट्यूब की शेप के होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इनमें क्या होता है, विद परफोरेटेड वॉल्स। तो परफोरेटेड वॉल्स का मतलब क्या है कि ये ना सिर्फ ऐसे नहीं होते, जैसे मान लीजिए ये है, एक प्लांट बना रहा हूँ, मान लीजिए कि ये प्लांट की एक लीव है, ठीक है। लीव्स कितनी होती है, लीव्स तो बहुत सारी होती है, हमने एक लीव बना ली। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये जो लीव है, लीव से यहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है,
और जो फूड है वो फ्लोएम वेसल्स के थ्रू क्या होगा कि नीचे की तरफ भी जाएगा फूड यहाँ से निकल के, और ऊपर की तरफ भी जाएगा, मतलब पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर उसके बाद हम ये बोलते हैं कि ये जो है, ये जो फ्लोएम का एक हिस्सा है, ये सीव ट्यूब के जैसा दिखाई दे रहा है, तो ट्यूबुलर सेल होते हैं। अब ट्यूबुलर सेल जो है उसमें क्या होता है, परफोरेटेड वॉल्स होती है। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब क्या है कि इसकी जो वॉल्स है ना, उसमें छोटे छोटे होल्स हो रखे होते हैं। अब उससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए इधर भी होल है, इधर भी होल है, इधर भी होल है, इधर भी होल है, तो उससे होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कंडक्शन है, मतलब जो मटेरियल्स हैं, जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल को ऐसा नहीं है कि यहाँ से ले जाएगी और ऊपर कहीं टॉप पर कोई एक पोजीशन पर बैठा हुआ है और वहाँ पर दे देगी उस फूड को, ऐसा नहीं है। परफोरेटेड सेल्स का मतलब क्या है कि बीच बीच में छोटे छोटे होल्स हो रखे हैं। इसका मतलब ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती हुई, ये जो सी ट्यूब है डिस्ट्रीब्यूट करती हुई ऊपर जाएगी। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट मतलब साइड वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ लेंथ वाइज ही नहीं होगा, साइड वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो साइड में जितने भी उसके सेल्स हैं सबको वो डिस्ट्रीब्यूट करती हुई फूड को, और फिर आगे जाएगी। समझ गए? ठीक है? नहीं, आप ऐसा समझो जैसे कि एक पाइप है, आप ये मान लो जैसे कि एक पाइप है, और इस पाइप में इधर भी इधर आगे सब जगह छोटे छोटे होल्स हो रखे हैं। ठीक है? तो अब इस पाइप में बड़ी तेज़ी से पानी बह रहा है, तो वो पानी सीधे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जितने होल्स हैं उन होल से साइड में भी वो लीक होता हुआ जाएगा, साइड में भी निकलता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस सीव ट्यूब के इस तरफ और इस तरफ आजू बाजू में जितने भी सेल्स हैं प्लांट के, उन सबको भी न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फूड मटेरियल को साइड में भी डिस्ट्रीब्यूट करती हुई जा रही है। सीव ट्यूब ऊपर तो जा ही रही है, नीचे भी जा रही है रूट तक, और साइड में भी डिस्ट्रीब्यूट करती हुई जा रही है। समझ गए? हाँ, जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है, फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एनर्जी है, वो एनर्जी सनलाइट से मिलती है। ठीक है ना? सनलाइट से एनर्जी मिली, और क्लोरोफिल की हेल्प से यहाँ पर लीव्स के अंदर फूड का प्रिपरेशन हुआ, और फिर जब वो फूड बन जाता है तो उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है फ्लोएम के थ्रू। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज सारे सेल्स डेड होते हैं या कुछ लिविंग होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? सब डेड होते हैं या कुछ लिविंग भी होते हैं? सब डेड, सब डेड। चलिए जी, एनिमल सेल में सबसे पहले आप नोट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले लिखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में नोट करिएगा द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी। पहला पार्ट लिखें, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी the covering or protective tissues the covering or protective tissues in the animal body are epithelial tissues. और एपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
एपिथेलियल टिश्यूज़ जो बहुत सारी एपिथेलियल टिश्यूज़ जो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम बोल देते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती हैं उनको एक जगह अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो काफ़ी सारी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उनके ग्रुप को एपिथेलियम बोल देते हैं। नेक्स्ट वन लिखिएगा एपिथेलियम। एपिथेलियम covers most organs and cavities epithelium covers most organs epithelium covers most organs and cavities within the body or cavities within the body full stop. It also forms a barrier to keep different body systems a barrier to keep different body systems. It also forms a barrier to keep different body systems separate. To keep different body systems separate. Full stop. The skin, the lining of the mouth, the skin, comma, the skin, comma, the lining of the mouth, the skin, comma, the lining of the mouth, comma, the lining of blood vessels, the lining of blood vessels, the skin, comma, the lining of the mouth, comma, the lining of blood vessels, comma, lung alveoli and kidney tubules, lung alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue. Are all made of epithelial tissue. Are all made of epithelial tissue. Epithelial tissue cells, next one लिखेंगे. Epithelial tissue cells are tightly packed and form are tightly packed and form a continuous sheet full stop. Next लिखें, they have only a small amount of cementing material
they have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. And almost no intracellular spaces. यहाँ पर देखिएगा क्या है, सबसे पहले हम एनिमल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे. द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज़. तो एनिमल बॉडी के अंदर जो कवरिंग टिश्यू होती है या जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, जितने भी एनिमल टिश्यूज़ हैं उनके बाहर की जो एक्सटीरियर जो टिश्यू होती है उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं. अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि जितनी भी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, यानी कि उनको सबके पूरे के ग्रुप को क्या बोल दिया, एपिथेलियम बोल दिया. एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स और कैविटीज़ विद द बॉडी. तो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज़ हैं, कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस जो है, उन सबको कवर करने का काम क्या करती है, एपिथेलियल टिश्यू ही करती है उसका काम. तो पहली चीज़ क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जो बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनकी जो एक्सटीरियर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो किसकी बनती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनती है. ठीक है. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर. ये एक बैरियर की तरह भी काम करती है. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. जैसे अगर मान लीजिए हमने बोला हार्ट है, तो हार्ट के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की बनेगी. और इसी तरीके से हमने बोला कि उसके बराबर में लंग भी है. तो जो लंग है, लंग के जो आउटर पोर्शन है उस पर भी एक एपिथेलियल टिश्यू की प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी. तो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये हार्ट को और लंग को सेपरेट करके रखती है. नहीं तो लंग्स के फंक्शन को हार्ट अफेक्ट करेगा और हार्ट के फंक्शन को लंग्स अफेक्ट करेंगे. एक दूसरे के फंक्शंस में वो जो है टांग अड़ाएंगे. तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या है कि भाई वो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्ट भी करती है, प्रोटेक्ट करने के साथ में वो सेपरेट भी करती है सारे ऑर्गन्स को. समझ रहे हैं. द स्किन, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, lung, alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissues. हम ये बोलते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरो ट्यूब है और नैरो ट्यूब ऐसे 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 मतलब जैसे कोई गुच्छे होते हैं, तो उसके जैसे एक तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक तरफ लार्ज इंटेस्टाइन है. तो अगर एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग ना हो तो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स इतनी ज़्यादा जाता है उसमें. किडनी जो है वो कभी कभी लीवर के पास जाकर बैठ जाएगी, लीवर कभी कभी किडनी के पास चला जाएगा, है ना. तो जब उनके बीच में कोई बैरियर ही नहीं रहेगा तो फिर वो एक दूसरे के फंक्शन को अफेक्ट करेंगे. समझ रहे हैं. तो इसलिए दोनों के बीच का जो बैरियर है वो बैरियर भी एपिथेलियल टिश्यू ही बनाती है. क्लियर है. आगे देखें. एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट. तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक अटैच्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं. तो उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई इंट्रासेलुलर स्पेस बचता ही नहीं है क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है. वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत टाइटली जुड़े हुए होते हैं आपस में. तो उनमें किसी तरीके का कोई इंट्रासेलुलर स्पेस होता ही नहीं है. चलिए, उसके बाद हम कहेंगे दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल. उनमें एक सीमेंटिंग मटीरियल का मतलब क्या है कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने वाला मटीरियल. तो दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. उनके बीच में बस एक छोटा सा सीमेंटिंग मटीरियल होता है जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ जोड़ता है, लेकिन उसके अलावा कोई एम्प्टी स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस, खाली स्पेस बीच में होता ही नहीं है. ठीक है. क्लियर. हाँ. सर कैविटी क्या होता है? कैविटी का मतलब होता है ओपन एरिया, खाली पोर्शन. तो अगर कोई कैविटी भी है, कोई खाली पोर्शन है, तो ऐसा उस खाली पोर्शन के चारों तरफ भी एपिथेलियल टिश्यू जो है ना एक कवरिंग बना देगी. नहीं तो पता चला कि इधर हार्ट है, वो खाली पोर्शन, उसको बिना खाली पोर्शन में जाके गिर गया हार्ट. ठीक है. तो क्या है कि अगर कोई ओपन एरिया है तो ओपन एरिया अगर है तो उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री बनाना भी एपिथेलियल टिश्यू का ही काम है. समझ रहे हैं. ठीक है. सर जैसे हम कहते हैं कि जो स्टमक होता है उसमें एसिड्स वगैरह यूज होते हैं और उससे स्टमक को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके अंदर एक और कोई लेयर होती है. सर लेयर कौन होती सी है. होती है? हाँ, म्यूकस की लेयर होती है. म्यूकस की लेयर बनी रहती है अंदर. तो उससे क्या होता है कि जो एसिड है वो एसिड स्टमक की वॉल्स को ख़राब नहीं करता. ठीक है ना. और एसिड भी वो ख़राब भी इस वजह से भी नहीं करता. उसका एक रीज़न और भी होता है कि एसिड कितना ज़्यादा डेंजरस है और कितना कम डेंजरस है ये डिपेंड करता है
कि जो आपका एसिड है उसका पीएच वैल्यू कितना है। तो पीएच वैल्यू एसिड का जितना कम होगा वो उतना ही डेंजरस एसिड होगा, है ना। उसकी बर्निंग प्रॉपर्टी होगी, जलाने वाली प्रॉपर्टी होती है। और जितना ही उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा तो उतना ही वो कम डेंजरस एसिड होगा। तो जो स्टमक में पीएच होता है, जो एसिड होता है, उसका पीएच वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब वो उतना डेंजरस नहीं होता। ठीक है। सर अगर वो लेयर खराब होगी तो अगर उसको भी तो कुछ अफेक्ट होगा ना। हाँ, क्या अगर मतलब लेयर ख़राब हो गई ना, अगर लेयर ख़राब हो गई, लेयर जनरली तभी ख़राब होती है, जैसे आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर भी कह देते हैं जब आप बीमार पड़ जाते हैं, भाई ज़्यादा तला भुना मत खाना, ज़्यादा चिकनाई वाला मत खाना, ज़्यादा मसाले वाला खाना मत खाना। तो डॉक्टर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब हम इस तरीके का ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें या ज़्यादा तली भुनी चीज़ें जब हम खाते हैं ना, तो जो हमारा लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? खाने को तोड़ने का। डाइजेशन का मतलब ही तोड़ना होता है। तो खाने को छोटे 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 पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाता है खाना। कब? एज सुन एज वी कीप द फूड इन अवर माउथ। तो जैसे ही हमने उसको माउथ में रखा तो जो हमारे दांत हैं वो उसको फिजिकली तोड़ना शुरू करते हैं। हम च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद में उसका एक पेस्ट बन जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा क्या होता है? एक वाटरी लिक्विड होता है, वो उसके साथ मिक्स होता रहता है और हम उसको लगातार चबाते रहते हैं। तो चबाते रहते हैं तो उससे क्या है, कई बार आपने सुना होगा कि ये बताया जाता है कि भाई खाने को अच्छे से चबा कर खाया करिए। तो उसको इस वजह से बोला जाता है कि फिर डाइजेशन का प्रोसेस आपने काफ़ी हद तक मुंह में ही क्लियर कर लिया, मुंह में ही आपने उसको काफ़ी हद तक तोड़ लिया छोटे छोटे पार्ट्स में। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो खाया, एक दो टुकड़ा चबाया और निकल गए एकदम से। तो आपको जितना भी बर्डन है, जितना भी काम है, वो किसको करना पड़ रहा है? वो फिर स्टमक को करना पड़ रहा है। तो स्टमक में रफली खाना जो है वो 3 घंटे तक चर्न होता रहता है, चर्निंग होती रहती है। चर्निंग मतलब ऐसे उसको तोड़ दिया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तो कौन तोड़ता है? काफ़ी तो हमने उसको मुंह में तोड़ दिया। मुंह में तोड़ने के बाद में फिर जो है वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट तैयार हो गया और वो जब हमने निगला उसको तो वो इसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप के थ्रू अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर जाता है तो वो सीधा स्टमक में जाकर गिरता है और स्टमक में धीरे जाकर गिरता है, क्योंकि जो हमारा फूड पाइप होता है, फूड पाइप ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे से एक्सपैंड होता है, फिर थोड़ा सा फूड नीचे खिसकता है, फिर वो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर नीचे से एक्सपैंड होता है, तो वो नीचे धीरे धीरे करके जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है फूड का। नहीं तो अगर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ना हो तो हम खाना खाएंगे, उसको निकलेंगे धम से गिरेगा एकदम पेट में जाके, आवाज़ आएगी। ये क्या होगा? अभी मेरे पेट में ना कुछ आवाज़ें आ रही है, क्या होगा? खाना गिर रहा है ज़्यादा, मैं खा रहा हूँ, गिर रहा है ज़्यादा। तो वो धीरे धीरे जाता है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट यही कहता है कि खाना स्लोली अंदर जाता है। अब उसके बाद मतलब आप कितनी भी कोशिश करें, जब तक वो जो अंदर वाला फूड है जो यहाँ इसोफेगस से होकर स्टमक तक नहीं जाएगा, तब तक आप कितनी भी कोशिश करें, आप जो खा रहे हैं आप उसको ज़बरदस्ती निगल नहीं सकते। ठीक है। आप फटाफट खा कर अगर उसको निगलना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली वॉमिट हो जाएगी। ठीक। वो जो खाना है, जो अंदर वाला खाना है, वो अभी गया ही नहीं है अंदर और आपने और डालना शुरू कर दिया। तो अब होता क्या है कि उसके बाद हमने खाना खा लिया, बड़ा चिकनाई वाला, बड़ा तला भुना, ठीक, मसाले वाला खाना, उसमें बड़े तीखे मसाले पड़े हुए थे, मिर्ची थी बहुत ज़्यादा, हमने वो खा लिया। तो खाया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। लिवर का काम है, लिवर थोड़ा बाइल जूस थ्रू आउट द डे वो सिक्रीट करता रहा। सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस करता रहता है। प्रोड्यूस करने के बाद फिर वो जाता कहाँ है? अच्छा, वो एसिडिक होता है नेचर में, बाइल जूस का नेचर एसिडिक होता है। एसिड मतलब वो जलाने की उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो वो गॉल ब्लैडर में जाकर सारा बाइल जूस इकट्ठा हो जाता है। अब हमने खाना खाना शुरू करा, जैसे खाना अंदर जाना शुरू हुआ तो काफ़ी हद तक तो हमने उसको मुंह में ही तोड़ दिया था। अब वो टूट कर नीचे पहुंचा, लेकिन अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है। पता है किस तरीके से तोड़ना है उसको इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि वो इतने छोटे पार्टिकल्स हो जाएं कि वो लिक्विड में मिक्स हो सकें, सोल्यूबल बन जाए। ठीक है। लिक्विड कौन सा? ब्लड में खाना मिक्स होता है। ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं तो वो जब टूट जाता है ना पूरी तरीके से, तो हमने रोटी खाई, हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने गाजर खाई, कुछ भी जो भी चीज़ हमने खाई, वो सब टूट कर उसका जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन होता है, जो उसका सॉलिड वेस्ट होता है, वो सॉलिड वेस्ट तो अलग हो जाता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू और फिर वो पॉटी के रास्ते निकल जाता है। अब जो बचा जो मटीरियल है, जो काम का हो गया, जैसे मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, तो ये जो काम की चीज़ें, प्रोटीन्स हो गई, ये सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। वो छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो होते हैं वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स, कि किसी लिक्विड में वो मिक्स हो सके। तो वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड क्या है? वो ब्लड है, वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि अगर हम टेस्ट भी कराते हैं ना,
कि ब्लड में मतलब आप टेस्ट कराइए बॉडी में कहीं आयरन की कमी तो नहीं हो गई, कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं हो गई। तो किसी भी चीज़ की कमी के लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट ब्लड टेस्ट ही होता है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे आयंस, ये सारे विटामिन, सारे मिनरल्स कहाँ मिक्स होने चाहिए हमारे ब्लड में, तो ब्लड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब होता क्या है, हमने खा लिया उल्टा सीधा खा लिया तो अब लिवर पर स्ट्रेन पड़ गया, लिवर को ज़्यादा बाइल जूस सिक्रीट करना पड़ रहा है। ज़्यादा बाइल जूस का मतलब क्या है कि ज़्यादा एसिडिक चीज़ वो सिक्रीट कर रहा है। अब वो जब ज़्यादा एसिडिक चीज़ सिक्रीट कर रहा है तो फिर हमने क्या करा कि खाना जितना भी खाया था वो डाइजेस्ट हो गया, ये स्टमक है, लिवर है, वो ढंग से काम कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं आज फिर है ना, आज हमने फिर खा लिया, फिर लिवर ने वही काम करा, आज फिर हमने खा लिया। अब हम खाते रहे। तो हमने हर दिन ये आदत बना ली कि हम तो बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और छोले भटूरे, टिक्की, समोसा, ये सब चीज़ें हम खाते जा रहे हैं। तो हमारा जो लिवर है, हमारे लिवर को लगातार ये सिग्नल मिल रहा है कि बेटा बहुत सारी मसालेदार और बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें आने वाली हैं, तू बाइल जूस सिक्रीट करता रहे, नहीं तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब वो करता जा रहा है। फिर अचानक आपको ये हुआ कि नहीं मैं बहुत उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा हूँ, मुझे तो डाइटिंग करनी चाहिए, मुझे तो अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने वो खाना छोड़ दिया। अब हमने वो खाना छोड़ दिया, लेकिन लिवर इतना समझदार नहीं है ना, उसमें दिमाग नहीं है। तो लिवर इतना समझदार नहीं है, लिवर लगातार वो काम कर रहा है, सिक्रीशन चल रहा है उसका। अब क्या है कि उसको तो उतनी सारी चीज़ें चाहिए थी, भाई आज तो चिली पटैटो आए ही नहीं, आज तो मोमोज आए ही नहीं, क्या चक्कर है। तो अब है क्या कि वो जो सारी चीज़ें हैं, वो जो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, वो बाइल जूस क्या करेगा अल्टीमेटली, वो ढूंढेगा इन सब चीज़ों को, जलाना शुरू करेगा। जब उसको वो चीज़ें मिलेंगी नहीं तो क्या होगा, फिर वो स्टमक की वॉल्स को जलाना शुरू करेगा। ठीक है, वो स्टमक की वॉल्स को जलाना शुरू करेगा। तो जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, वो अचानक से अगर खाना छोड़ दे या उपवास कर ले तो उसको पेट में जलन सी महसूस होने लगती है। और वो जलन शांत कब होती है, जब वो फिर से कुछ उल्टा सीधा खाता है। हाँ, अब ठीक है, मुझे ना कुछ कमजोरी सी आ रही थी। अभी कमजोरी नहीं आ रही थी भाई, वो तुम्हारा लिवर जो है वो काम कर रहा था, उसको 2-3 दिन का टाइम तो दे, 2-3 दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा, थोड़ा कम खाओ। ठीक है, तो अब इस चीज़ में होता क्या है कि अब आपने इरेगुलरिटी मेंटेन कर ली। इरेगुलरिटी मतलब कभी तो खा रहे हैं खूब उल्टा सीधा, कभी खा रहे हैं नॉर्मल, कभी उल्टा सीधा, कभी नॉर्मल, कभी उपवास कर लिया एकदम। तो आपने लिवर को, स्टमक को बेवकूफ़ बनाने में और पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि बेटा तू ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, मैं खाऊंगा ही नहीं। तू कब सिक्रीट कर रहा है, ले मैं अब खाता चला जाऊंगा, कर सिक्रीट, है ना। तो हमने पूरा उसको प्रेशराइज कर दिया, हमने पूरा सता दिया उसको। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हमारी ईटिंग हैबिट्स बड़ी इरेगुलर है, जब हमारी ईटिंग हैबिट्स बड़ी ख़राब हैं, तो वो जो बाइल जूस होता है वो एसिडिक होता है, वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, म्यूकस की जो लेयर होती है ना स्टमक पर, वो उसको धीरे धीरे ख़राब करने लगता है, कोरोड करने लगता है। अल्टीमेटली जब वो लेयर कोरोड हो जाती है तो आपको शांति मिलती है किस चीज़ से, यार ठंडा ठंडा पानी पी लो तो ज़रा शांति से मिल जाएगी। तो ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, शांति मिल जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर में जलन, फिर थोड़ी देर में जलन, अब आपने ध्यान ही नहीं दिया, दवाई खा ली, 1 गोली खा ली, 2 गोली खा ली, नेट पर देख लिया जलन हो रही है, क्या करूँ, अच्छा ये खा लिया, ये पी लिया, हाँ वो सब कुछ चलता रहा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि म्यूकस की लेयर तो ख़त्म हो गई, अब स्टमक को वो बाइल जूस धीरे धीरे अफेक्ट कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो जो स्टमक की जो आउटर कवरिंग होती है उस पर छोटे छोटे होल्स होने लगते हैं, और जब वो छोटे छोटे होल्स होने लगते हैं तो वो होल्स के थ्रू जो बाइल जूस है, जो एसिडिक है नेचर में, वो होल से बाहर निकलने लगता है, स्टमक से बाहर निकलने लगता है, और फिर पूरे शरीर में जलन होने लगती है। सिर्फ स्टमक में नहीं होती, फिर पूरे शरीर में जलन होने लगती है। तो अब क्या है कि वो जो जलन होती है उससे फिर परेशानी होने लगती है। फिर आदमी क्या है, फिर वो क्या होता है, 1098 मेडिकल हेल्पलाइन वाला कौन सा नंबर होता है, 1098 ही होता है शायद, उस पर मिलाते हैं, एम्बुलेंस आती है, क्या हो गया, बस मरने की हालत में हूँ, जल्दी डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे अल्सर हो गया है। अभी अल्सर क्या होता है, ये जो स्टमक में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और उससे जो एसिड बाहर निकलने लगता है उसको हम पैप्टिक अल्सर बोल देते हैं। और अल्सर के बाद फिर ये होता है कि बेटा अब तुम बस 2 रोटी और दाल खा सकते हो दिन में, और तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी तब जब साथ में एक दवा चलती है। वो दवा क्या करती है, वो म्यूकस की एक लेयर बना देती है स्टमक के अंदर, धीरे धीरे करके बनाती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि खाओ तो ज़रा तमीज़ से खाओ। ठीक है, मतलब कम खाओ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर लिया कि गले तक में डकार नहीं आई, अभी तक तो मैं खाता रहूँगा। ठीक है, खाता ही रहना। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आपका सवाल था
कि क्या वो कभी कोरोड नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि हाँ वो चीज़ ख़राब हो जाती है। जो स्टमक है, स्टमक की जो एक्सटीरियर कवरिंग है, एक्सटीरियर कवरिंग में होल हो जाते हैं, उसी प्रॉब्लम को अल्सर बोला जाता है। ठीक है, और अभी तो नहीं, लेकिन 10th क्लास में आप पढ़ेंगे ये चीज़। ये जो पूरा मैंने आपको कहानी समझाई ये 10th में है, ये करना है। तो यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ ये देखा, जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू एक एक्सटीरियर कवरिंग प्रोवाइड करती है बॉडी की जितनी भी टिश्यूज़ हैं उनको, और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट करने का काम भी एपिथेलियल टिश्यू ही करती है। ठीक है, तो ये जो क्या होती है फ्रेंच फ्राइज, ये सिर्फ फ्राइडे के दिन खाया करो। फ्राइडे के स्पेलिंग देखो, FRY, फ्राई मतलब क्या होता है, वो तलना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. Anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. Full stop. As a result, the permeability of the cells as a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. And also between different parts of the body. And also between different parts of the body.
समझिएगा ये वाला पॉइंट क्या है, एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। तो एपिथेलियम जो है वो एक्सटीरियर कवरिंग है, वो आउटर कवरिंग है किसी भी ऑर्गन की। तो किसी भी ऑर्गन में कोई भी चीज़ अगर एंटर करेगी या उसमें से निकलेगी तो उसको कम से कम एपिथेलियम की एक लेयर तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी उसके अंदर जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर कवरिंग ही एपिथेलियम की है। तो अगर मान लीजिए कि ये बुक है और ये जो बाहर जो इसकी कवरिंग हो रखी है, ये जो कवरिंग है ये एपिथेलियम की हो रही है, तो इस कवरिंग को क्रॉस करके ही तो जाएगी कोई भी चीज़ अंदर, इस कवरिंग को क्रॉस करके ही तो कोई चीज़ अंदर जाएगी। तो इसलिए हमने क्या बोला कि भाई एपिथेलियम को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट, एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अंदर आने की या बाहर जाने की परमिशन देना, ठीक है, अंदर आने की या बाहर जाने की परमिशन देना। फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो उसको मैं खा सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई इतना हार्ड मटेरियल है जैसे कोई ईंट पत्थर हो या लोहा हो तो क्या मैं उसको खा सकता हूँ? नहीं खा सकता ना। तो वो परमिएबिलिटी नहीं है, हमारा जो माउथ है वो परमिशन ही नहीं देगा उस चीज़ को बॉडी के अंदर जाने की। तो इसका मतलब क्या है कि परमिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो परमिएबिलिटी भी डिसाइड करता है। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ ऑर्गन के अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ ऑर्गन के बाहर जाएगी, तो ये भी एपिथेलियल टिश्यू पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखें, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप। सर तो किसी चीज़ की परमिएबिलिटी ज़्यादा मतलब क्या है? ज़्यादा का मतलब ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अलाउ कर रहा है कि जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, regardless of the type, all epithelium is usually separated regardless of the type, all epithelium are usually separated. Regardless of the type, all epithelium are usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. By an extracellular fibrous basement, extracellular fibrous basement membrane. तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप मतलब कितनी भी तरीके का एपिथेलियम हो, वो क्या करता है, एपिथेलियम आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। तो जो एपिथेलियम होता है यानी कि जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो अंडरलाइंग टिश्यू यानी कि नीचे वाली टिश्यू से सेपरेट कैसे होता है, सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाई एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक मेम्ब्रेन और होता है जो कि एक्स्ट्रा फाइब्रस होता है, मतलब उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी हेल्प से जो एपिथेलियम होता है मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो अंडरलाइन कवरिंग से सेपरेटेड होती है, ठीक है। इसके बाद नोट करिएगा इन सेल्स in cells lining blood vessels
in cells lining blood vessels, or lung alveoli, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substances occurs through a selectively permeable surface. Occurs through a selectively permeable occurs through a selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. There is a simple flat kind There is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium. This is called the simple squamous, S-Q-U-A-M-O-U-S, squamous epithelium. This is called the simple squamous epithelium. इसमें इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स की जो सेल्स हैं उसमें या लंग एल्वियोलाई में, लंग एल्वियोलाई का मतलब क्या होता है, लंग के अंदर एल्वियोलाई क्या होते हैं, छोटे छोटे पाउच के जैसे होते हैं, जैसे छोटे छोटे बैग्स हो, तो उनके अंदर ही गैसेस का जो एक्सचेंज है वो उनके अंदर ही होता है. तो वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, देयर इज अ फ्लैट काइंड ऑफ epithelium. तो जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है या जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो ब्लड वेसल्स में और एक लंग एल्वियोलाई में, तो इनके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू ना फ्लैट काइंड ऑफ होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, फ्लैट होती है, तो उसको बोला जाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. इसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोला जाता है. तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप से हम कर रहे हैं. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन लिखें. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स squamous epithelial cells are extremely thin, simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. Extremely thin and flat and form a delicate lining. The esophagus and the lining of the mouth the esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium.
are also covered with squamous epithelium. तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो बहुत थिन होते हैं, बहुत ही फ्लैट होते हैं, और जो डेलिकेट लाइनिंग होती है इसोफेगस की, इसोफेगस क्या जो हमारा फूड पाइप है उसकी, और जो लाइनिंग ऑफ द माउथ है, माउथ के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो भी बहुत डेलिकेट, बहुत पतली स्किन होती है, तो वो भी आपका किसका बना होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, तो एपिथेलियम के और जो टाइप्स हैं जैसे क्यूबॉइडल हो गया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया, ये मैं अगली क्लास में करता हूँ, आज इतना ही कर दीजिए। ठीक है।